अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा जी। कल का लेक्चर मैं एक बार स्लाइड्स खोल लेता हूँ ताकि एक छोटा सा रिव्यू कर ले, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, कल के लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, हमने बेसिकली देखा था कि यूएस में टैक्सेशन में क्या क्या होता है। इंडिविजुअल टैक्सेशन के बारे में थोड़ा सा देखा है, बिजनेस टैक्सेशन के बारे में आपको मैंने बताया, फिर भी बताया कि फ्री टैक्स और पेरोल के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इस कोर्स का जो पार्ट जो है वो आपको मैंने बताया। फिर उसके बाद फेडरल टैक्स और स्टेट टैक्स के बारे में आपको मैंने थोड़ा सा डिस्टिंग्विश किया था कि फेडरल टैक्स में आपका इनकम टैक्स होता है और स्टेट टैक्सेस में आपके सैलरी सेल्स टैक्स और पेरोल टैक्स इन्वॉल्व होते हैं। और फेडरल के अंदर जो है पेरोल भी इन्वॉल्व होता है और स्टेट में भी पेरोल इन्वॉल्व होता है। वो कैसे होता है वो इंशाल्लाह जब हम पेरोल टैक्स पढ़ेंगे फिर वहां पे हम देखेंगे। फेडरल के अंदर जो है टैक्स में जो है ना, इनकम टैक्स में इंडिविजुअल टैक्सेशन की अलग अलग रिटर्न फाइल होती है और बिजनेस टैक्स की अलग रिटर्न फाइल। फिर हमने रिटर्न्स के बारे में देखा था कि पर्सनल रिटर्न जो है वो 1040 फॉर्म के थ्रू जाती है। पार्टनरशिप और सी की रिटर्न जो है वो 1055 के फॉर्म के थ्रू जाती है। सी कॉर्प की रिटर्न 1120 के थ्रू और एस कॉर्प की रिटर्न 1120 एस के थ्रू जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद आईआरएस के बारे में थोड़ा सा हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जी ये वहाँ पे टैक्सेशन कैसे वर्क करती है। वहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होती है और आपकी जितनी भी अर्निंग्स होती हैं, चाहे वो सैलरी के थ्रू हो, चाहे कमीशन हो, बोनस हो, टिप्स हो, इन्वेस्टमेंट इनकम हो, कोई इंटरेस्ट इनकम हो या अर्न इनकम हो। अर्न इनकम से भी जैसे आपको वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं या सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, दैट इज अर्न इनकम, जिसके ऊपर आपने कोई काम शाम ना किया हो, तो ये आपकी अर्न इनकम कहलाती है। फिर उसके बाद हमने वहाँ पे देखा जी के रेट्स जो है वो 30% से 10% से 37% तक वेरी करते हैं। फिर उनका हमने ये स्लैब्स देखी थी। उसके बाद फिर हमने फाइलिंग स्टेटस के बारे में थोड़ा सा जाना था कि फाइलिंग स्टेटस कौन कौन से होते हैं। इसमें 5 मेजर फाइलिंग स्टेटस है। एक आपका सिंगल होता है, फिर हेड ऑफ हाउस होल्ड वो होता है जिसमें डिपेंडेंट चाइल्ड के साथ आप सिंगल स्टेटस विद डिपेंडेंट चाइल्ड। और मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली में मतलब दो मियाँ बीवी की ज्वाइंट रिटर्न फाइल होती है। मैरिड फाइलिंग सेपरेटली में मियाँ बीवी की सेपरेटली रिटर्न फाइल होती है। और क्वालिफाइंग विडोअर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता एक साल में अगर एक स्पाउस फौत हो जाता है तो उस साल में वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली करता है और उससे नेक्स्ट 2 ईयर्स में वो क्वालिफाइंग विडोअर भी डिपेंडेंट चाइल्ड के स्टेटस में फाइल करता है, जिसमें उसको सारे पर्क्स जो है वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली वाले ही मिल रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा जी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है, कब फाइल करना है। तो वो हमने देखा कि जी जो आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन की अमाउंट है दैट इज योर मिनिमम अमाउंट, कि आपकी अगर इनकम इतनी है तो आप फिर उसके ऊपर ही रिटर्न फाइल करेंगे। अगर आपके उससे नीचे है तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उससे ऊपर है आपको फाइल करना होगा। लेकिन अगर आप फाइल करते हैं अगर नीचे वाले फुट पे भी, तो आपको कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं, जो क्रेडिट्स जो है आपको कैश के सूरत में आपको वापस मिलते हैं। फिर उसके बाद हमने ड्यू डेट्स के बारे में देखा। फिर पर्स ऑफ फाइलिंग रिटर्न के बारे में देखा। क्रेडिट्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया। और इसके बाद हमने ये फार्मूला करना था लेकिन वो हमारे क्वेश्चंस रह गए थे, तो हमारा ये फार्मूला बीच में ही रह गया। तो हम यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे। जो टेक्स्ट का फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला मैं आपको बार बार रिपीट कराऊंगा और हर जब हम आगे जाके सिनेरियोज करेंगे तो वहां से इसको लिंक भी करूंगा, और आगे जब हम पढ़ते रहेंगे तो वहां पे भी जितने भी ये आइटम्स ये जो आएंगे, इसके कंपोनेंट्स आएंगे, वो भी मैं आपको अ, इसी फॉर्मूले से लिंक करके बताता जाऊंगा कि यहाँ पे कि कौन सा फॉर्मूला में जो चीज आ रही है वो कहाँ पे किधर हिट हो रही है। तो आपको फिर इंशाल्लाह ये याद भी हो जाएगा। अगर याद कर लेते हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। लेकिन अगर नहीं भी याद होता तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट इसलिए इतनी नहीं है क्योंकि आपको जो आपका टेक्स्ट का सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली सारी वर्किंग कर देता है, लेकिन फॉर्मूले की वजह से आपको टैक्स रिटर्न को 1040 को पढ़ना आसान हो जाएगा। आपको पता होगा कि कौन सी इनकम, कौन सा कंपोनेंट किधर जा रहा है और उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले हमारे पास आती है ग्रॉस इनकम। आपके पास जहां जहां से भी इनकम आई है, जिधर जिधर से भी आपने पैसा कमाया है ना, वो आपकी इनकम पे है। ठीक है। जिसमें आपकी वेजेस हो जाती हैं, आपका इंटरेस्ट हो जाता है, आपके डिविडेंड्स हो जाते हैं, फिर आपको स्टेट की तरफ से कोई रिफंड आया होता है, आपको एलिमनी कोई रिसीव हुई है। एलिमनी क्या होती है कि जब डिवोर्स हो जाती है मियाँ बीवी के दरमियान, तो नान नस्फा जो है ना वो वहाँ की कोर्ट करती है कि अगर जो है बीवी के खर्चे वगैरह या उसके ऊपर बच्चा अगर बीवी के पास है तो उसके खर्चे वगैरह के लिए शौहर के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो खर्चा देता है, जिसे आप नान नस्फा भी कहते हैं। तो एलिमनी ये खत्म हो गया हुआ 2019 से खैर सिस्टम, लेकिन अगर 2019 से पहले का कोई सिस्टम चल रहा है किसी का एलिमनी का,
तो उसके लिए ये है। अदरवाइज 2019 के बाद से एलिमनी का में ना एंट्री इन होती है ना आउट होती है। लेकिन अदर अनलेस कि किसी का 2019 या उससे पहले का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोर्ट का ऑर्डर है, तो वो उसके मकसद के लिए यहाँ पे फिलहाल डाली। फिर इसी तरह बिजनेस इनकम में मुतालिक कि भाई आप सोल प्रोप्राइटर हैं या आपने सिंगल मेंबर एलएलसी खोली हुई है और आप उससे इनकम कर रहे हैं, चाहे आप अमेजोन के ऊपर काम कर रहे हैं या कोई कंसल्टेंसी कर रहे हैं, कुछ भी आप पे कर रहे हैं, तो आपकी बिजनेस इनकम कहलाती है। उसके बाद कैपिटल गेन लॉस, तो आपने कोई गाड़ी खरीद ली, कोई घर खरीद के बेच दिया, कोई एसेट खरीद के बेच दिया, उसके बाद आपको गेन आया या लॉस आया, तो वो आपकी इनकम का पार्ट होता है। फिर वहां पे आता है IRA इनकम। इसे कहते हैं इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट। ये क्या होता है, जिस तरह उसकी मिसाल आप इस तरह ले सकते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में प्रोविडेंट फंड हो गया या स्टेट लाइफ की पॉलिसी आप समझ। स्टेट लाइफ की पॉलिसी क्या होती है, वो बेहतर ऑप्शन है। स्टेट लाइफ की पॉलिसी में क्या होता है जी कि आप फॉर एग्जाम्पल कि आपने 20 लाख की पॉलिसी ले ली, और आप जो है वो 10 साल के लिए या 5 साल के लिए या 20 साल के लिए आप उसको फिक्स कर देते हैं, और आप हर साल उसका प्रीमियम भरते हैं। फिर जब वो पॉलिसी मिच्योर हो जाती है, तो आपको जो आपने प्रीमियम भरा होता है वो प्लस जो आपको इनकम एडिशन हुई होती है वो आपको ऐड होके आपको मिल जाती है। तो दैट इज योर IRA इनकम, इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट। फिर आती है आपकी पेंशन और एन्युटी। तो आपको पता ही होगा, रेंटल इनकम लॉसेस, मतलब कि रेंटल अगर आपको कोई घर किराए पे दिया हुआ है तो वहां से कोई रेंटल इनकम आ रही है। फिर K1 क्या होता है कि जब आप 1055 या पार्टनरशिप में या आप एस कॉर्प में कोई रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसकी रिटर्न, वो रिटर्न जो होती है, जो होती है पास थ्रू एंटिटी, जिसका मैंने आपको बताया था कि ये रिटर्न आप 15 मार्च को फाइल करते हैं, जिसकी डेडलाइन 15 मार्च होती है, और अगर आप एक्सटेंशन लेते हैं तो 15 सितंबर होती है। तो यहाँ पे ये रिटर्न होती है ना, ये टैक्स, इसमें टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती। इस रिटर्न पे क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल दो पार्टनर थे, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जी। फॉर एग्जाम्पल जी 1 लाख का बिजनेस किया, 50,000 एक्सपेंसिव किए, 50,000 प्रॉफिट हो गया। वो दो पार्टनर थे 50-50% के, तो दोनों का 25,000 शेयर निकला। अब वो जो 25,000 का केवन जो है वो निकलेगा पार्टनर, पहले पार्टनर के दरमियान, और एक 25,000 का केवन निकलेगा दूसरे पार्टनर के नाम। फिर वो जो पार्टनर्स होंगे दोनों, वो दोनों अपना अपना केवन लेके अपनी इंडिविजुअल रिटर्न में ऐड करेंगे इनकम के हेड के अंदर, और वहां से उनकी इनकम जो असेस होगी, टोटल इनकम, उसके ऊपर उनकी टैक्स लाइबिलिटी असेस। ठीक है। तो ये केवन जो है ना, हम इंशाल्लाह ये रिपीट करते रहेंगे कि बार बार कि केवन क्या होती है, कैसे होते हैं। तो अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो आप परेशान ना होइएगा। फिर इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन जो आपको फेडरल गैस की तरफ से मिलती है, या सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हो गए, या अदर इनकम, कोई ऐसी इनकम जो इनमें मेंशन नहीं है, वो आपकी सारी इनकम का पार्ट हो। अच्छा, इस इनकम में यही हमने पहला, सबसे पहले पढ़ा ग्रॉस इनकम। इस ग्रॉस इनकम में से ना आपको कुछ एडजस्टमेंट्स मिलती हैं कि आप वो पैसे आप माइनस कर लो और उसको अपनी इनकम में से रिमूव कर दो, तो आप आ जाते हो EGI, यानी एडजस्टेड ग्रॉस इनकम। अच्छा, वो एडजस्टमेंट्स आपको कौन कौन सी मिलती हैं? अगर आप टीचर हैं तो आपको एजुकेटर एक्सपेंसेस के नाम पे एडजस्टमेंट मिलती है। तो भाई आपने अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चों के लिए कोई फोटो कॉपी कराई थी, कोई उनके लिए मॉडल बनाया था, कोई उनके लिए खर्चा किया था ऐसा, तो आपको वो एक्सपेंसेस जो है वो आप माइनस कर सकते हैं। अगर आपने इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट में अपना जो है वो पॉलिसी ली हुई है, तो आपने उसका जो प्रीमियम पे कर रहे हैं वो आप माइनस, मतलब आप अपनी इनकम में से उतनी अमाउंट कम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप स्टूडेंट लोन लिया हुआ है, उसके ऊपर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है, तो वो भी आप इनकम का उसका एक्सपेंस ले सकते हैं। आपने कोई हेल्थ सेविंग अकाउंट खोला हुआ है। हेल्थ सेविंग अकाउंट क्या होता है, जिस तरह पाकिस्तान में हेल्थ इंश्योरेंस होती है, इस तरह वहाँ पे हेल्थ सेविंग अकाउंट का भी क्रेडिट होता है। वो क्या होता है कि भाई जिस तरह आप जो है प्रीमियम जमा कराते हैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस का, लेकिन वो ज़ाया हो जाते हैं, आप बीमार हुए या नहीं हुए, दैट अमाउंट इज लॉस। ठीक है, वो आप खत्म हो गई। लेकिन हेल्थ सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि आप पैसे डालते रहते हो उस फंड के अंदर, जिस तरह आप पॉलिसी ले लेते हो, जो इंश्योरेंस पॉलिसी इस तरह की हो कि जो आपको पैसे वापस मिल जाए, जिस तरह आपकी स्टेट लाइफ की पॉलिसी होती है, इसी तरह हेल्थ सेविंग अकाउंट की भी एक पॉलिसी होती है। आप उसमें पैसे डालते रहते हो, और खुदा ना खास्ता अगर आप बीमार पड़ गए तो आपको वो पैसे मिल जाते हैं, आप वो पैसे यूज करते हो, और उसके बाद फिर आप अपना उसी तरह उसको चलाते रहते हो उतनी लाइफ के। फिर इसी तरह अगर आप आर्मी के अंदर हैं, तो आपकी वहां पे अगर मूवमेंट चल रही है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में या दूसरी कंट्री में, तो आपको मूविंग एक्सपेंसेस मिलते हैं वहाँ। ठीक है। तो फिर इसी तरह क्या होता है जी कि अगर अब वहाँ पे ये क्या है, 1/2 ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स की भी डिस्प्यूट मिलती है। ये क्या होता है, ये सारा जब हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्सेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा। फिर इसी तरह सेल्फ एम्प्लॉयड हेल्थ इंश्योरेंस आपने कोई ली हुई है, या आपने कोई रिटायरमेंट की तो फंड सेल्फ एम्प्लॉयड रिटायरमेंट ली हुई है, तो वो भी आप कोई प्रीमियम्स दे रहे हैं उनके, तो आप यहाँ पे माइनस कर सकते हैं।
या ये हुआ कि भाई आपने फॉर एग्जांपल IRA लिया था और मैं जमा किया था और पॉलिसी आपने बहुत पहले विड्रॉ कर ली, आपको इमरजेंसी में पैसे निकालने पड़ गए, तो उसके ऊपर आपको पेनल्टी पड़ जाती है। ठीक है, तो उस पेनल्टी भी आप यहाँ पे माइनस कर सकते हैं, या जिस तरह एलिमनी आप रिसीव करते हैं इस तरह एलिमनी पेड की यहाँ पे अमाउंट माइनस कर दें। अगर आप रिसीविंग एंड पे है तो आप इनकम में ले जाएंगे, और अगर आप पेमेंट एंड पे है तो आप यहाँ पे एडजस्टमेंट में उसको माइनस कर देंगे। तो आप ये दोनों जब चीजें इनकम और एडजस्टमेंट माइनस करने के बाद आप आ जाते हैं AGI के ऊपर। आप परेशान ना होइएगा, ये इसको आप आराम से तसल्ली से बैठ के पढ़िएगा कि ग्रॉस इनकम और एडजस्टमेंट में क्या होती हैं, और उसके बाद ये हम बार बार रिपीट करते रहेंगे। तो अभी एक बार नहीं, ये कुछ 7-8 बार रिपीट होगा, तो इंशाल्लाह आप परेशान को ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता स्टिक होती जाएंगी, आपकी चीजें जो है वो आपस में लिंक होती जाएंगी, तो फिर आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये एडजस्टमेंट जो होती है ये होती है, आपको मिलती है अब द सीलिंग कह लेंगे, सीलिंग एडजस्टमेंट कह लेंगे, इस तरह कुछ करके इनका नाम होता है। फिर आपको एक डिडक्शन और मिलती है, वो क्या होती है? स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो अभी हमने शुरू में पढ़ी है स्टैंडर्ड डिडक्शन। कि आप ये इनकम में से डिफरेंट मानने के करने के बाद आपको कहा जाता है कि आप इस जिस भी फाइलिंग स्टेटस में आप फाइल कर रहे हैं उसमें से जो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी बनती है वो आप माइनस कर दें। तो आप ये स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हैं। अदरवाइज इसकी एक ऑप्शन और भी होती है कि अगर आप आइटमाइज डिडक्शन लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप माइनस कर सकते हैं। अब आइटमाइज डिडक्शन में क्या क्या लवाजमात हैं? उसमें अगर आपने कोई मेडिकल एक्सपेंसेस किए हुए हैं जो कि आपकी AGI से 7.5% के एक्सेस में आ रहे हैं, तो वो आप माइनस कर सकते हैं। आपने कोई स्टेट के टैक्सेस दिए थे जिसमें प्रॉपर्टी टैक्सेस हो गए, सेल्स टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, तो आपने वो भी एडजस्टमेंट में ले सकते हैं। फिर इसी तरह आपने कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस किया था, जैसे वहां पे मॉर्गेज का बहुत कॉमन है कि आप मॉर्गेज करा के तो आप घर जो है वो गिरवी रख के तो आप पैसे ले लेते हैं, तो आपने उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट दिया हुआ है तो वो भी आप ले सकते हैं। फिर आपने चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन कोई की है, आपने कोई सकात वगैरह जो भी आप कह सकते हैं, डोनेशन आपने जो की है वो आपने अगर कोई की है तो वो आप उनका भी डिडक्शन ले सकते हैं। क्या खुदा ना खास्ता कोई घर में कैजुअलिटी या थेफ्ट लॉस हो गया, या कोई सुनामी आ गया, कोई स्टॉर्म आ गया, या कोई जल्जला आ गया, उस तरह से आपका कोई नुकसान हो गया है, तो वो भी आप पैसे यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। तो आपको आइटमाइज डिडक्शन में इन हेड्स के अंदर डिडक्शन लेने का अलाउ होता है। अगर आपके पास कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिसकी रसीदें आप रख सकते हैं ताकि कल को अगर ऑडिट हो तो आप शो कर सकें, तो आप आइटमाइज डिडक्शन में अगर आप वो ले लेते हैं और उसकी अमाउंट स्टैंडर्ड डिडक्शन से ज्यादा हो जाती है, तो फिर आप आइटमाइज डिडक्शन ले सकते हैं, अदरवाइज आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ही लेते हैं। लेकिन अगर जरूर आपकी मर्जी होती है, दैट इज अप टू यू, कि आप स्टैंडर्ड डिडक्शन बाय डिफॉल्ट ही लेना है, तो वो लोग यूजली करते भी यही है, क्योंकि कोई भी वहाँ पे जहमत नहीं करता कि वो डॉक्यूमेंट संभाल के रखें। लेकिन अगर इनकेस बहुत ज्यादा फर्क आ रहा हो स्टैंडर्ड डिडक्शन और आइटमाइज डिडक्शन में, तो फिर वो यूजली आइटमाइज डिडक्शन ले लेते हैं, लेकिन फिर उनको डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखना पड़ता है। तो आपको ये एडजस्टमेंट और डिडक्शन ये माइनस करने के बाद आप आ जाते हो टैक्सेबल इनकम बिफोर QBI डिडक्शन। QBI क्या होता है? QBI होता है क्वालिफाइड बिजनेस इनकम। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं, मतलब कि आप कोई कंसल्टेंसी करते हैं शाम के टाइम, या आपने कोई स्टोर खोला हुआ है, कुछ भी आप बिजनेस कर रहे हैं कि सोल प्रोप्राइटर के तौर पे या सिंगल मेंबर LLC के तौर पे, तो आपको 20% उसकी नेट प्रॉफिट का डिडक्शन मिलती है, तकरीबन लमसम 20% बनता है। तो अगर आप बिजनेस कर रहे होंगे तो आपको एक डिडक्शन और मिल जाएगी। मतलब आपको यहाँ पे 3 डिडक्शन मिलती है। पहले आपको एडजस्टमेंट मिलती है, फिर उसके बाद आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन या आइटमाइज डिडक्शन में से एक सिलेक्ट करते हैं वो मिलती है, और उसके बाद फिर थर्ड अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो फिर आपको QBI डिडक्शन के नाम पे एक डिडक्शन और मिलती है। फिर जाके आपका देखते हैं कि आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी बनी। तो अगर आपकी टैक्सेबल इनकम बन रही होगी तो आप उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है, और उसमें आपका फेडरल टैक्स लगेगा। अच्छा, उस टैक्स के अलावा अगर आपने कोई विदहोल्डिंग टैक्सेस पे किए हुए हैं, जैसे सैलरी में से आपके विदहोल्डिंग टैक्स कट जाता है, तो आपको वो माइनस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी टैक्स एबिलिटी बनी 1,000 की, और सैलरी में आपने 900 पे कर दिए वैसे, तो आपका पीछे 100 रह जाएगा। ठीक है, या आपने क्या किया बता, आपने बीच में जो बिजनेस ओनर्स होते हैं उनके लिए एस्टिमेटेड टैक्सेस की पेमेंट होती है क्वार्टरली, जो कि हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे कि एस्टिमेटेड टैक्सेस क्या होते हैं और उनकी पेमेंट्स कब कब करनी होती है, किन किन क्वार्टर्स में किन किन डेट्स पे करनी होती है। तो अगर आपने कोई एस्टिमेटेड टैक्सेस किए हुए हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको एस्टिमेटेड टैक्सेस पे करना होते हैं, तो जिसे आप एडवांस टैक्सेस भी कहते हैं। जो पाकिस्तान में अगर आप वो ने देखा हो, जो लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उनको एडवांस टैक्स का नोटिस आता है, तो क्वार्टरली वो पे करते हैं, तो जहाँ पे वहाँ पे उसको एस्टिमेटेड टैक्सेस कहते हैं। तो अगर आपने कोई एस्टिमेटेड टैक्सेस पे किए हुए हैं,
तो वो भी आप यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो फिर अगर देखते हैं आपको कोई टैक्स लाइबिलिटी बच गई है फिर भी स्टिल, तो आप वो पे करोगे, और अगर वो आपने कोई ज्यादा पे कर दिए तो आप उनका रिफंड ले लो। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे एक टैक्स और ऐड हो जाता है जो कि होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स, जो आपके लेफ्ट पे लिखा हुआ है रेड से। ये अदर टैक्सेस के आगे। ये क्या होता है? ये सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर के नाम पे होता है, जो कि आपकी टैक्सेबल इनकम का, बिजनेस इनकम का 15.3% टैक्स हो। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल आपने बिजनेस इनकम आपकी 1 लाख रुपया है, $1 लाख है, तो आप अभी अगर समझने की हद तक देखें, वैसे तो कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन समझने के हद तक बता रहा हूँ, तो आप उसका 15.3% यानी कि 15,300 आप उसका सेल्फ टैक्स पे करेंगे, और उसका फेडरल टैक्स, इनकम टैक्स अलग पे करेंगे, जो भी आपका स्लैब बन रही होगी 10%, 12% के ऊपर। तो आप दो टैक्सेस पे कर रहे हो। तो ये दो टैक्सेस पे करने के बाद आपकी टैक्स लाइबिलिटी या टैक्स रिफंड आपका बन जाता है। कि अभी यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो इस टैक्स फॉर्मूले के मुताबिक, तो वो मुझसे कर सकता है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हैंड रेस कीजिएगा जिनका सवाल हो, माइक पहले ऑफ ना कीजिए, ऑन ना कीजिएगा, मैं आपको खुद बताऊंगा वरना वो डिस्टॉर्शन आती है। जी रिजवान साहब। रिजवान साहब, मोहम्मद रिजवान साहब। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। वालेकुम सर जी सलाम। काइंडली दोबारा दोबारा इसका एक बार ओवरव्यू दे दें, थोड़ा सा जो है ना मुझे समझ नहीं आई, तो थोड़ा सा लेट अभी नहीं क्लास में आएगी, आया हूँ। मुझे पता है, आपको भी आएगी भी नहीं। अभी ये मैं 2-3 बार रिपीट करूंगा, कल की क्लास में भी रिपीट होगा, 2-4 बार रिपीट होगा। आप परेशान ना हो, ये वैसे भी फर्स्ट क्लास का था, टॉपिक था। ठीक है। ठीक है तो सर, थैंक यू। ये तो 4 बार रिपीट होगा, अब ये परेशान ना हो। हाँ, कोई स्पेसिफिक चीज आप पूछना चाह रहे हैं कि जी आइए समझ नहीं आया वो क्या है, तो मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन अदरवाइज अगर आप कह रहे हैं एज अ होल रिपीट कर लूँ, तो वो फिर क्लास का टाइम निकल जाएगा, क्योंकि मुझे जरा अभी 15 सितंबर हमारी जो है ना टैक्स की रिटर्न की डेडलाइन है। तो मैं सिर्फ ऑफिस से बीच में, आज भी हम लोग ऑफिस हमारा ऑन है, तो सिर्फ मैं बीच में जो है ना छोटी सी ब्रेक लेकर आप लोगों की क्लास लेने के लिए आया हूँ, ताकि आप लोगों का जो कंटिन्यूशन है ना वो खराब ना हो। जी सर, ठीक। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। जी फारूक साहब। ये काइंडली थोड़ा सा स्टैंडर्ड डिडक्शन वर्सेस आइटमाइज्ड डिडक्शन, आइटमाइज्ड डिडक्शन किस मुझे समझ नहीं आई। आइटमाइज डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन समझ आ गई आपको क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन आई नो। ठीक है। अच्छा, जी जी। आप कहते हो कि यार मैंने फेडरल डिडक्शन नहीं लेनी, ठीक है, मैंने आइटमाइज डिडक्शन लेनी है। तो आपके पास ये खर्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बीमार पड़ गए थे, हॉस्पिटल के बहुत खर्चे आ गए, ठीक है, वो आपके जो है उसकी एक्सीड फेडरल डिडक्शन की अमाउंट से एक्सीड कर जाते हैं, तो आप वो ले लेंगे। या आपने टैक्सेस बहुत ज्यादा पे कर दिए हैं, या आपके पास इंटरेस्ट, आपका अच्छा खासा खर्चा आया हुआ है, या आपने चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा किए हैं, या खुदा ना खास्ता आपका कोई कैजुअलिटी हो गई, कोई घर में चोरी हो गई, कोई तूफान आ और गया, कोई जलजिला आ गया। इनकी भी अपनी कुछ तो लिमिट्स होंगी कि इंटरेस्ट अप टू दिस एक्सटेंट हो सकेगा, और ये चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन अप टू हाँ, दिस। तो बिल्कुल, जो जी चैरिटेबल आप कंट्रीब्यूशन करते हैं ना, वो आप की एजीआई लिमिट के मुताबिक, आपकी एजीआई के मुताबिक अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। मतलब ये भी नहीं कि ना आप अन्यवा कर दें। आपकी जितनी एजीआई बनती है, एजीआई एडजस्टेड ग्रॉस इनकम, ये वाली होती है, ठीक है, जो आप इनकम में से डिफरेंस माइनस करते हैं आइटमाइज डिडक्शन से पहले। तो ठीक है। अगर आपकी उसके मुताबिक वो कुछ लिमिट्स होती हैं। इसी तरह इंटरेस्ट इनकम जो होती है, उसके लिए आपको 1098 का एक फॉर्म आता है, आपके मॉर्गेज जहाँ से भी आपने वो इंटरेस्ट लिया होता है, लोन लिया होता है, उधर से आता है आपको 1098 का फॉर्म। वो अभी आपको इंशाल्लाह आगे चल के दिखाऊंगा, वो हम रिटर्न बनाएंगे, फिर उसमें हम देखेंगे ये कैसे एंटर करना है, कहाँ एंटर होता है। तो वहां पे वो इंटरेस्ट इनकम मेंशन होती है। तो वो आप इन 5 कैटेगरीज में, 1, 2, 3, 4, 5, आपने कोई एक्सपेंसेस किए हुए हैं, और आपके वो एक्सपेंसेस जो है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन से ज्यादा हैं, तो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन के बजाय आइटमाइज डिडक्शन माइनस कर सकते हैं ओके, एजीआई में थैंक से। थैंक ठीक है? जी, आदिल अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये वालेकुम है सलाम। कि अदर टैक्सेस का जरा बता दें। अदर टैक्सेस कितने परसेंट आपने बताए थे कि हम लोग वो लेस कर आता सकते है हैं, और टैक्स क्रेडिट्स? अदर टैक्सेस होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स, जिसमें आपका सोशल सिक्योरिटी होता है 12.4% और मेडिकेयर होता है 2.9%, दैट इज 15.3% टोटल ऑफ योर बिजनेस इनकम। अगर उसमें कोई प्रॉफिट आया है तो उसका फिर वो लगेगा आपकी सैलरी के ऊपर, या उसके ऊपर, वो उसका सिस्टम अलग होता है। उसके अलावा जो आपकी बिजनेस इनकम होती है, जो कि स्केड्यूल सी होता है बेसिकली, मैं अभी आपको सी बताना चाह रहा था, आप कंफ्यूज हो जाओगे। स्केड्यूल सी में आपकी जो बिजनेस इनकम सारी आती है,
और वहां से आपका जो भी इनकम बनती है उसके ऊपर आपका 15.3% टैक्स लगता है। ये भी हम इंशाल्लाह चल के देखेंगे। अभी आपको सिर्फ मैं एक उसका एक स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जब हम आगे चल के चीजें करें तो मैं आपको यहाँ से उसको रिलेट कराऊंगा कि वो जो चीज हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी वो यहाँ पे ये लिखी हुई है, वो जो चीज हमने फला चीज यहाँ देखी थी उसका इफेक्ट यहाँ से उठा रहा है वो मैं आपको इसलिए ये चीज आपको दिखा रहा हूँ। ठीक जी है। ठीक हो गया और क्योंकि क्रेडिट्स क्या है? और क्रेडिट्स क्या है, जैसे आपको मैंने कल क्रेडिट्स बताए थे कि फॉर एग्जाम्पल आपका एक बच्चा है तो 2,000 क्रेडिट मिलेगा। और फॉर एग्जाम्पल आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनी 1,000, आपके 3 बच्चे हैं, तो आपके 3 बच्चों के हिसाब से बन गए 6,000, 2,000 पर बच्चा के हिसाब से। ठीक है। और आपकी टैक्स लाइबिलिटी थी 1,000, तो आपका 1,000 काट के बाकी 5,000, अभी रफली समझाने के लिए कह रहा हूँ, वैसे थोड़ी सी अमाउंट में चेंज होगी, तो रफली आपको 5,000 आपका रिफंड बन जाएगा। अगर आपने कोई एडवांस टैक्सेस पे किए होंगे, विदहोल्डिंग पे की होगी, फॉर एग्जाम्पल की से कि जी 500 आपने विदहोल्डिंग के नाम पे भी पे किए हुए थे, ठीक है, तो फिर आपका 5,500 का आपका रिफंड बन जाएगा। जी एक ठीक हजार हो गया। लाइबिलिटी, उसमें से 500 आपने एडवांस टैक्स माइनस कर दिए, विदहोल्डिंग टैक्स, पीछे रह गया 500। आपका 3,000, 3 बच्चों के हिसाब से 6,000 आपका बच्चों का क्रेडिट बना, 6,000 का। तो 6,000 में से आप 500 माइनस कर दो, 5,500 आपका रिफंड बन जाएगा, आपको वो IRS आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, जी आपको चेक दे देगा। ठीक है, थैंक यू सर। इंशाल्लाह सारी चीजें बार बार रिपीट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। राबिया कौसर। अस्सलाम वालेकुम सर। एक दफा मैंने अदर टैक्स का पूछना था, ये इन्होंने पूछ लिया। मैं K1 फ्लो थ्रू इनकम एंड लॉस का थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें, वो मैं मिस हो गया मुझसे पॉइंट। ये जब आप पार्टनरशिप की या एस कॉर्प की रिटर्न हमारी जब क्रिएट होती है बिजनेस के अंदर, ठीक है, तो उसमें टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती। ठीक है। ओके सर। वो क्या होता है, उसमें क्या होता है कि अगर आपके 2 पार्टनर हैं फॉर एग्जांपल से, और आपका बिजनेस का प्रॉफिट आया 1 लाख का, ठीक है, उसमें से आपके 2 पार्टनर थे, तो 50,000 के K1 बन जाएंगे मिस्टर ए और मिस्टर बी के नाम। फिर मिस्टर ए सही। अपनी इनकम में उस K1 को ऐड करेंगे, मिस्टर बी अपनी इनकम के तौर पर अपने K1 को 1040 में ऐड करेंगे। फिर सही है सर, हर थैंक दोनों यू। की जो भी ग्रॉस इनकम होगी, जो भी इसकी स्लैब बन रही होगी, उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर टैक्स चार्ज हो जाएगा। जी, हसमुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हसमुद्दीन भाई आप। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई। जी सर, मेरा सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसकी टोटल जो इनकम हो रही है वो $60,000 हो रही है। हम्म। तो जो आपने ये टैक्स फार्मूला बताया जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस सारे आ जाते हैं, हम्म। ग्रॉस इनकम हो गई, एडजस्टमेंट हो गई, स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गई, ये सारे डिडक्ट होने हम्म। के बाद तो अगर उसकी जो अमाउंट बचती है $14,600 से कम बचती है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 14,600 यहाँ से डिडक्शन में आएगा। अगर 14,600 ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा। अच्छा, वो इसमें माइनस हो जाएगी? नहीं देखें, टोटल जो उसकी आपने इनकम आपने मैं बताता हूँ, आप उस बंदे की इनकम थी 1 लाख, ठीक है, 60,000 बताइए आपने, 60,000 इनकम थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसने इंटरेस्ट पे किया था $10,000, ठीक है, जी सर। पीछे रह गए 50,000, जी ठीक है। अब उसका जो भी फाइलिंग स्टेटस होगा उसके अकॉर्डिंगली वो उसकी डिडक्शन माइनस हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है सर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से मैं कहता हूँ जी 29,200 मेरिट फंड majority के उसके माइनस हो गए, 50,000 में से 29,200 माइनस तेरे पीछे कितना रह गया? 50 में 29, 21,000। 20,800 सॉरी। कुछ होगा, 20,800 हाँ। बन जाएगा, ठीक है। 20,800 रह गया। अब फॉर एग्जाम्पल से उसको उसका बिजनेस इनकम, जो उसमें कुछ बिजनेस इनकम थी, उसको उसका उसका जो है ना वो क्रेडिट मिल गया QBI का 20%। फॉर एग्जाम्पल जी से उसकी बिजनेस इनकम थी, उसमें जो टोटल ग्रॉस इनकम में 50,000 सैलरी थी और 50,000 उसकी बिजनेस इनकम थी, तो 50,000 का अगर आप 20% ले तो 10,000 उसको यहाँ पे और मिल जाएगा। तो 20,800 में से उसको 10,000 और माइनस करते पीछे से रह जाएगा 18,800। तो उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी होगी? 18,800। उस 18,800 पे उसका 10% टैक्स लग जाएगा, ठीक है। Progress. वो बन जाएगा 1,080, ठीक है।
1080 अच्छा आपका टैक्स बन गया। उसके बाद टोटल। उस 1080 में से इसको 1080 टैक्स बन गया। अब फॉर एग्जाम्पल पता लगा जी जो उसकी सैलरी थी 50,000, उसमें से ऑलरेडी उसका 1,000 का टैक्स कट चुका हुआ है, तो पीछे कितना रह गया? 80। अच्छा, उसके दो बच्चे भी थे, तो जी सर। 4,000 तो क्रेडिट मिल गया। $80 उसमें, $80 उसमें से माइनस कर दे पीछे उसको 3,000, 600 का क्रेडिट। तब उसको जो है ना वो आप 4,000 में से $80 माइनस कर दें, पीछे उसका क्रेडिट बन जाएगा। अच्छा, वो उसको मतलब रिटर्न होगा वापसी। हाँ, वापस मिल जाएगा। सर मतलब यहाँ पे टैक्स पे करने के सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान में अभी आप रिफंड मांग के देखिए, आपका ऑडिट खोल देंगे। सर आप मेरे हिम्मत तो मैं एक बंदे का ऐसे ही ऑडिट खोल दिया उन्होंने, इधर मैं ऐसे एक्चुअली ही। काम करता हूँ। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और कौन से साहब हैं? सलमान हैदर भाई। सलमान हैदर। ताहा ताहा उमर, आप सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपकी सैलरी पे ऑलरेडी टैक्स कट चुका है तो आप ईयर एंड पे या क्वार्टर के एंड पे उसको सैलरी में से टैक्स पहले डिडक्ट करके ग्रॉस इनकम पे ऐड करेंगे या पहले पूरी आप सैलरी ऐड करेंगे फिर एंड पे डिडक्शंस होंगे? वहां पे आपको मिलता है W2। उस डब्ल्यू जी टू में जी। इंशाल्लाह अभी हम थर्ड क्लास में इसको पढ़ेंगे W2 क्या होता है। अच्छा। W2 के ऊपर जो है ना 20 बॉक्सेस होते हैं, उसमें 14 बॉक्सेस जो हैं वो आपके फेडरल के होते हैं और बाकी 6 बॉक्सेस आपके स्टेट के होते हैं। उसमें हम्म सारा मेंशन होता है कि किसने, आपका एम्प्लॉयर का नाम क्या है, उसका EIN क्या है, आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, दोनों का एड्रेस क्या है, आपका सेशन क्या है, कितनी सैलरी मिली, उस पर कितना टैक्स कटा, उसके ऊपर ठीक कितना है। सोशल सिक्योरिटी कटा, उस पर कितना मेडिकेयर कटा, उसके ऊपर आपको कोई यदि जिसने पर्स किए के, जैसे फॉर एग्जाम्पल 401 के वहाँ पे होता है, जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में प्रोविडेंट फंड होता है, सर वहाँ पे 401 के होता है, या आपको कोई हम्म। फॉर एग्जाम्पल एडिशनल बेनिफिट दिया गया, कोई आपको रिइंबर्समेंट ऑफ फंड्स जी। एक्सपेंसेस दिया गया, वो सारा कुछ पे मेंशन होता है। वो 20 जो 20 बॉक्सेस होते हैं ना, वो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर भी 20 बॉक्सेस बने होते हैं, आपने वन बाय वन अमाउंट उठानी है, वहां पेस्ट कर देंगे, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। ठीक है, जी। आपकी रिटर्न खुद ब खुद ही वो खुद ब खुद ही वो वहीं से अपने बॉक्सेस में से अपनी मतलब रकम उठा के खुद ही आपकी रिटर्न बना देगा। ठीक है। और सर सेकंड क्वेश्चन है ये है कि एस कॉर्प बिजनेस है उसके टू पार्टनर्स हैं तो उनकी इंडिविजुअल टैक्स फाइल होगी ना? जो एस कॉर्प से जो भी आपको K1 आएगा, जितने भी उसके मेंबर्स होंगे, जी जी। हर एक को K1 मिलेगा, वो अपनी अपनी 1040 के अंदर फाइल करेगा। ठीक है। और सर एक और आपको K1 चीज। मिलेगा, आप अपनी 1040 में फाइल करोगे, मुझे K1 हम्म। मिलेगा, मैं अपनी 1040 में फाइल करूँ। ठीक है। और सर एक और क्वेश्चन कि इसकी क्वार्टरली टैक्सेशन और एनुअल जो होती है सितंबर 15 होती है कि मार्च 15 होती है? कौन सी टैक्सेशन? अगर ये एस कॉर्प के डिस्ट्रीब्यूशंस जो ओनर्स हैं उसकी ये सितंबर 15 से कल भी है तो वो क्वार्टरली होगी या एनुअल होगी उसकी? नहीं नहीं, क्वार्टरली कोई नहीं होती, इनकी एनुअल रिटर्न फाइल होती है जिसकी डेट होती है 15 मार्च। लेकिन ठीक अगर है। आपने एक्सटेंशन ले ली है तो आप 7004 फाइल करते हैं बिजनेस के लिए, और इंडिविजुअल के लिए 4668 फॉर्म होता है, या 4686 फॉर्म होता है, वो आप फाइल अच्छा करते हैं। तो सर आपको ये 6 जो माह की एक्सटेंशन मिल जाती है, तो आप मार्च हम्म, में 6 माह ऐड करें तो 15 सितंबर लास्ट डेट बनती है। ठीक। अच्छा सर ये जून 15 को भी जो है कुछ अमाउंट जो टैक्स की उन्होंने जो है क्या कहते हैं डिपॉजिट करवाई थी ये क्या चीज है? वो एस्टिमेटेड टैक्सेस हैं, वो हम जी इंशाल्लाह आगे जी। चल के पढ़ेंगे कि एस्टिमेटेड टैक्सेस क्या होते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट होता है कि आप क्वार्टरली थोड़ी थोड़ी अमाउंट अपने प्रॉफिट के हिसाब से जमा कराते जाते हो, कि यार ये मेरा इस साल अब इस क्वार्टर में इतना प्रॉफिट है, तो अंदाजन कोई 10-15% का जो भी आपका टैक्स का स्लैब बन रहा होगा, आपको आपका हम्म। CTA बता देता है, वो आप उतनी अमाउंट ठीक के है। हिसाब से वो एस्टिमेटेड टैक्सेस जमा करा देते हो। उसका एक फॉर्मूला ठीक है। होता है, वो आपको फॉर्मूला इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा, उसके अकॉर्डिंगली वो जमा होते जाते हैं, ताकि जब अच्छा अच्छा आपकी सर सॉरी एट द लास्ट एट क्वेश्चन। द भाई मुझे कंप्लीट करने दिया करें, क्योंकि आपके जी अलावा जी। मैंने ना बाकियों को भी कवर करना होता है। मुमकिन है शायद जी आपको जी। आधी बात बताओ आधी ना बताओ, लेकिन मैंने जी सबको जी। साथ लेके चलना है, तो मुझे जी बात ना सर। थोड़ी सी कंप्लीट करने दी। ठीक है, सो एट द एंड ऑफ द ईयर जब आपकी टैक्स रिटर्न बनती है, तो उस टाइम आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी, वो आप उसमें से जो टैक्स आपने ऑलरेडी दे दिए होंगे,
तो फिर आपके पास जो पीछे अमाउंट रह जाएगी थोड़ी सी, वो आप पे करोगे। उससे क्या होता है कि आपको ज्यादा बर्डन नहीं पड़ता। ठीक है। और सर अगर बाय मिस्टेक थोड़ी अगर अमाउंट जो एस्टिमेशन है उसको आगे पीछे हो जाए तो उसका वापस कोई आ जाता इशू? है, वापस आ जाता है, वापस मिल जाती है। और अगर ज्यादा कम जमा फाइल करा हुई दिया हो? तो अगर कम फाइल हुई हो तो आपको पेनल्टी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। चलिए सर, थैंक यू। देखिए ये अभी एस्टिमेटेड टैक्सेस का हम टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें ये डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे। जी चलिए जवाब ठीक है सर, चौधरी साहब, ठीक है, जवाब थैंक यू। चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक तो वालेकुम वही सलाम। W2 फॉर्म और W4 कल एक भाई जिक्र कर रहे थे, उनका डिफरेंस अगर आप बता देते। अच्छा, कल की जी क्लास में थोड़ा आपने इंशाल्लाह जो जिक्र नेक्स्ट कर क्लास दिया। होगी, नेक्स्ट क्लास होगी ना, ठीक उसमें W2 और W4 आपको दिखाऊंगा, हम ठीक। रिटर्न फाइल करके बकायदा W2 के साथ। जी वो आपने W2 एक फॉर्म लिंक होगा। लिंक आपने एक लिंक दिया हुआ था, वो मैंने ओपन किया था, उसमें W2 का बार बार जिक्र आ रहा था, तो इसलिए। जी जी और जी, सर अभी ये अभी बता दें कि ये हाँ, अभी देखिए मसला क्या है ना, इशू पता है क्या है। अभी ये कि अभी सर आप चीजों को भी, आपको भी मैं सिर्फ इन 2 क्लासेस में चीजों से फेमिलियराइज करा रहा हूँ सर कि ये सर क्या सर होता है, कैसे होता है, ठीक है। सर बाकी सर इनकी देख प्रैक्टिकल उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच कहाँ से आएगी, कौन सी चीज कहाँ पे जाके हिट होती है, उसका इफेक्ट कहाँ पे जाके आता है, वो इंशाल्लाह हम वन बाय वन आगे अनवर्ड्स देखते सर जाएंगे। तो अब मैं सर अभी ये अगर W2 दूसरा। शुरू कर दूंगा तो आपके लिए जी परेशानी होगी, तो आपको फिर बात समझ सर। नहीं आएगी। जी सर। सर दूसरा ये स्टैंडर्ड डिडक्शन नॉर्मली ज्यादा होती है, आइटमाइज्ड डिडक्शन ज्यादा होती है, मतलब मैं देखिए जो मेजोरिटी की बात कर। स्टैंडर्ड एक्शन तो है ना, उन्होंने अपने हर साल की चेंज होती है। हाँ वो तो जो भी ठीक है। जो भी आपके जो है क्या कहते हैं, महंगाई के रेशो के हिसाब से जो है ना, वो हर साल चेंज होती जाती है। सर, तो जी अब जी। उन्होंने तो एक अपना हिसाब बना लिया ना कि सिंगल बंदा है, तो यार उसके साल में 14,600 हम्म। तक खर्चे होते होंगे, सर उसके ऊपर वो जितना सर। कमाएगा वो हमें टैक्स देगा। हम्म। और मेरिट वाली इंजॉरिटी के उन्होंने बना लिया कि भाई 29,200 तक के उनके खर्चे जो है ना वो रीजनेबल है, तो उसमें उनको उनसे टैक्स लेना जायज नहीं है। उससे ऊपर जो कमाएगा वो सर हमें टैक्स देगा। जिस तरह पाकिस्तान में 6 लाख के सर। इनकम के ऊपर आपको टैक्स फ्री रखा हुआ है। जी तो जी। वहां पे क्या है कि अब ये आपके ऊपर है कि अगर आपके खर्चे आइटमाइज डिडक्शन वाले ज्यादा हो गए तो आप वो ले लें, अदरवाइज आपको डिडक्शन मिल जाएगी। हाँ बाय उसमें वो डिफॉल्ट आपको टैक्सेस डिडक्शन मिलती है। जी टैक्सेस जी का जो स्टेट वाले टैक्सेस है ना, वो थोड़ा सा मुझे हो रहा था कि आइटमाइज में जो स्टेट टैक्स आ जाता है, ये तो फेडरल हो गया ना। अब हम्म। स्टेट टैक्स की परसेंटेज का मुझे, हम मतलब हमें तो नहीं आइडिया कि वहाँ पे ज्यादा स्टेट में स्टेट टैक्स आपकी कटता देखिए, ही है। वहां पे स्टेट में आपका प्रॉपर्टी टैक्स स्टेट देखती है, सेल्स टैक्स हम्म। आपका स्टेट देखती है, ठीक है। फिर स्टेट में आपको और कोई टैक्स लग के आया हो, वो आप सारे मामला जो है वो स्टेट देखती है। तो स्टेट में आपको जो भी टैक्सेस लगे आपके लगते हैं, जो आप पूरे साल में पे करते हो, तो वो आप वहां पे ले लोगे उसका क्रेडिट। वो ज्यादातर नॉर्मली आपकी जो ये मिनिमम इन्होंने क्राइटेरिया बनाया है, इससे ज्यादा होता है। मैं जनरली पूछ रहा हूँ, मतलब ज्यादातर आइटमाइज नहीं, की तरफ ज्यादा जरूरी नहीं, होता है। जरूरी नहीं, अच्छा जरूरी नहीं। आपने महंगे सर इलाके में प्रॉपर्टी बनाई हुई, आपका टैक्स ज्यादा होगा। आपने कम सर इलाके में, हल्के इलाके में प्रॉपर्टी बनाई हुई, आपका टैक्स कम होगा। सर। ठीक। और सर लास्ट ये था कि जो चाइल्ड बेनिफिट है, चाइल्ड की एज 16 कंसिडर्ड होती है, 18 होती है? 16। 16 होती है। सर 16 से नीचे वाले आपके डिपेंडेंट में कंसिडर हो जाते हैं और उनके बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। हाँ। ठीक हो गया सर, थैंक यू थैंक यू। तो अच्छा जी, अब हम चलते हैं आज की स्लाइड की तरफ, ठीक है। ये देखिए मैंने आज की स्लाइड में भी इसी को दोबारा रिपीट करने के लिए रखा हुआ था, क्योंकि कल क्वेश्चन ज्यादा हो गए थे, तो इसलिए हम इसको कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी दोबारा रिपीट हो रहा है कि कॉन्क्रीट रिटर्न की डेडलाइन क्या होती है, कब फाइल करना होता है। फिर इसके अलावा फिर आपका ये फिर दोबारा रिपीट हो रहा है कि सिंगल नहीं कौन ये से है। मूव नहीं कर रही है, स्लाइड स्लाइड मूव अच्छा नहीं कर सॉरी, रही है। शेयर नहीं हुई, रुक सॉरी सॉरी, मैं दोबारा, ठीक है। अब आ रही है स्लाइड आपको नजर? जी सर आ रही है, बिल्कुल आ रही थैंक यू। अच्छा जी, अब होता क्या है, अब आज की जो क्लास होनी थी, तो इसमें मैंने ये आपके सामने ये फॉर्मूला रखा हुआ है, ये दोबारा रिपीट होता है, ठीक है। अभी क्योंकि कल हम तो पढ़ रहे थे, क्वेश्चंस में हमारे ज़्यादा थे, तो इसलिए ये हम कल फॉर्मूला नहीं कर सके। फिर इसी तरह और चलते हैं नीचे आके, तो मैंने आपके साथ जो डिस्कस करना था, कि फिर इसी तरह फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, और फाइलिंग स्टेटस के बारे में दोबारा बात हो रही है। ये मैंने एक और जगह से स्लाइड की, बेसिकली एक बुक आपको मिलेगी, जब आपको जो आपके कोऑर्डिनेटर आपको शेयर करेगा, ठीक है। $300 की ये बुक है, जो कि आप अपने कोऑर्डिनेटर से लेंगे। वो कोऑर्डिनेटर आपको यूजली जो है, जब आप लोगों की फीस वगैरह मेच्योर हो जाती है आपके पूरे बैच की, उसके बाद ये आपको शेयर की जाती है। तो शुरू में ये लोग नहीं देंगे आपको, ठीक है। तो ये आपको बुक मिलेगी, ये उधर की स्लाइड मैंने ये ऐड की हुई है।
तो आप जिस वहाँ पे सारे फाइलिंग केसेस वगैरह आपको मेंशन किए हुए, ये उसी की कॉपी दोबारा आ गई जो हमने कल देखा था। फिर इसी तरह स्टेट्स के बारे में कि भाई वहाँ पे जो 50 स्टेट्स होती हैं वो यूएस का ये पूरा मैप बना हुआ है और फिर आपको ये स्टेट्स दिखाई जाएंगी, तो आपके एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि वहाँ पे किस तरह स्टेट्स जो है वो डिवाइड हुई हैं। फिर हमने जो कल जैसे की थी वही बात दोबारा रिपीट हो रही है कि जी यूएस में कौन कौन से टैक्सेस होते हैं, एक फेडरल टैक्स होता है, एक स्टेट का टैक्स होता है। और फिर फेडरल में आगे हमने देखा था, ये हम कल की स्लाइड वाली ये उसी का ही थोड़ा रिपीट किया जा रहा है। अच्छा जी, उसके बाद फिर था जी कि हु नीड्स टू फाइल द टैक्स रिटर्न, वही था कि भाई अगर आप हाँ, अब फेडरल की टैक्स रिटर्न तो चाहे सारे ही फाइल करेंगे, लेकिन स्टेट की टैक्स रिटर्न कौन फाइल करता है? स्टेट की टैक्स रिटर्न फाइल करने के दो सिनेरियो होते हैं कि या तो आप उस स्टेट के रेजिडेंट हैं, ठीक है, तो आप उस स्टेट की लॉज के मुताबिक आप रिटर्न फाइल करेंगे। और अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और आपने यूएस में एलएलसी खोली हुई है, ठीक है, तो फिर अकॉर्डिंगली देखा जाएगा कि आपको स्टेट की रिटर्न उस स्टेट की रिक्वायरमेंट उस हिसाब से क्या लॉज हैं, ठीक है। इफ यू आर नॉट अ रेजिडेंट ऑफ द स्टेट बट यू अर्न इनकम इन दैट स्टेट, हाँ, या एक और सिस्टम भी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप लुधियाना में रहते हैं और आप टेक्सास जाके जॉब आपकी टेक्सास में लगी हुई है, रिमोटली कर रहे हैं या आप खुद चले जाते हैं, ठीक है, तो उस स्टेट में क्या, उस सूरत में क्या होगा, आपको लुधियाना की रिटर्न भी फाइल करना होगी और आपको टेक्सास की रिटर्न भी फाइल करना होगी। उसमें लुधियाना आपकी रेजिडेंट स्टेट होगी और टेक्सास आपकी नॉन रेजिडेंट स्टेट होगी। और फिर जो टैक्सेस उन्होंने काटे होंगे टेक्सास वालों ने आपके, वो आपको रिफंड हो जाएंगे, और लुधियाना में जो टैक्स लायबिलिटी बनती होगी वो आपसे क्लेम कर लेगा। तो यहाँ पे जितनी स्टेट, या आप क्या हुआ कि भाई आप 6 महीने एक स्टेट में रहे, 6 महीने दूसरे स्टेट में रहे, या 4 महीने एक स्टेट में रहे और 8 महीने दूसरी स्टेट में रहे, तो फिर आप जितनी इनकम जिस स्टेट में कमाते हो उसके मुताबिक आप उतने टैक्सेस उस स्टेट को अदा करते हो। अच्छा, इसके अलावा कुछ स्टेट वहाँ पे ऐसी है जैसे फ्लोरिडा हो गई, अलास्का हो गई, रिवाडा है, न्यू हैम्पशायर है, साउथ डकोटा है, टेनेसी है, टेक्सास है, वॉशिंगटन है, वायोमिंग है, यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं होता, ये इनकम टैक्स फ्री स्टेट, ठीक है। तो यूजली लोग ज्यादातर जो पाकिस्तान में बैठे होते हैं वो ये वायोमिंग में एलएलसी खोल रहे होते हैं, इसकी वजह यही होती है, या टेक्सास में खोल रहे होते हैं, इसकी वजह ये होती है कि वो इनकम टैक्स फ्री स्टेट है। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं अब 1040 के फॉर्म की तरफ कि 1040 का जो फॉर्म होता है ये कैसा होता है, इसकी शक्ल क्या होती है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। मैं आपके साथ एक ब्राउजर खोल लेता हूँ। अच्छा, आप लोगों ने ना गूगल से दोस्ती कर लेनी, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपने गूगल पे लिखना है और कोशिश करना है कि जो साइट साइट आईआरएस की वो दे, आपने उसको उसको प्रेफरेंस देनी। अल्टरनेटिव साइट भी देख सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस आपने उसको देनी है। अब ये जो है ना 1040 का फॉर्म होता है, जो 2 पेजेस में मुश्तमिल होता है, और उसके साथ इसके साथ एडिशनल फिर कुछ और भी पेजेस ऐड होते हैं जो कि डिपेंड कर रहे होते हैं आपकी इनकम के मुताबिक। लेकिन जो मेन पेजेस होते हैं ये 2 पेजेस होते हैं। अब इसमें क्या होता है, शुरू में आपका नाम आ जाता है, आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर आ जाता है, आपका फाइलिंग स्टेटस आ जाता है, आपके जो स्पाउसेज हैं उनकी डिटेल्स आ जाती है, वो सॉरी बच्चे हैं उनकी डिटेल्स आ जाती है कि कितने बच्चे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे शुरू होती है इनकम, अगर आपकी सैलरी इनकम है तो यहाँ पे आ जाएगी, अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो यहाँ पे आ जाएगी, आपको कोई आईआरए डिस्ट्रीब्यूशन मिली है यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये मुख्त तरह की इनकम जो है ये ऑटोमेटिकली जब आपका सॉफ्टवेयर जो है खुद ही इसके ऊपर पॉपुलेट कर देता है। आपने बस सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री करनी होती है, जो भी डाटा फॉर्म्स आए होते हैं उसके अकॉर्डिंगली उसके हेड में जाकर एंट्री कर देते हैं, और ये ऑटोमेटिकली इस 1040 का फॉर्म जो है पॉपुलेट हो जाता है। फिर उसी तरह देखें कि हमारे पास सबसे पहले क्या होती है, ग्रॉस इनकम आती है, यहाँ पे आके सारी आपकी जो है ना बॉक्स 9 तक आपकी ग्रॉस इनकम आती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो आपने एडजस्टमेंट डाली होती है वो आपके स्केड्यूल 1 से आ रही होती है, स्केड्यूल 1 में आपकी एडजस्टमेंट सारी एंटर होती है, जो कि हमने अभी देखी थोड़ी देर पहले, वो कौन कौन सी होती है। कि मैं आपको अब यहाँ से मैं आपको ये लिंक करना शुरू करूंगा ताकि आपको जो मैंने पढ़ाया है तो पता हो कि यार कौन सी चीज मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ। ये देखो, ये जो थी आपकी एडजस्टमेंट, ठीक है, ये आइटमाइज एडजस्टमेंट की सारी कहाँ जा रही होती है, ये स्केड्यूल 1 के अंदर हिट हो रही होती है। वहाँ पे एक स्केड्यूल 1 का पेज खुल के आ जाएगा और उसमें वो सारी हिट होंगी और वो टोटल अमाउंट जो है ना वो उठ के यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद आपकी यहाँ पे एजीआई आ जाएगी, ठीक है, जो आपका फॉर्मूले का पहला पार्ट आ गया, ये फॉर्मूला आपका आ गया। एजीआई कैसे होता है, एजीआई ये सॉरी ये देखो,
ये था कैसे ग्रॉस इनकम बॉक्स 9 में आ रही होगी, एडजस्टमेंट बॉक्स 10 में आ रही होगी, फिर यहाँ पे अगले में बॉक्स एजी आ जाएगी एडजस्टेड ग्रॉस इनकम। फिर ये आपका बॉक्स 11 पे आपका एडजस्टेड ग्रॉस इनकम आ जाएगी। फिर उसके बाद आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन ले रहे हो या आइटमाइज्ड डिडक्शन ले रहे हो, वो यहाँ पे माइनस हो जाएगी जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा। फिर उसके बाद अगर क्यूबीआई आपने लिया होगा तो वो यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगी या लॉस आ जाएगा। फिर उस टैक्सेबल इनकम या लॉस के ऊपर यहाँ पे आपका टैक्स जो भी लग रहा होगा 10% 12% के ऊपर वो अमाउंट आ रही है। फिर अगर कुछ क्रेडिट है चाइल्ड, जैसे आपका बच्चे हैं तो चाइल्ड टैक्स क्रेडिट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, वो आपको माइनस हो जाएगा। फिर इसी तरह अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स लग रहा होगा अदर टैक्सेस में, वो यहाँ पे ऐड हो रहा होगा, तो आपकी जो भी टैक्सेस का प्लस माइनस करके यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। फिर आपने जो W2 पे इजाफी टैक्स विद होल्डिंग कराई है वो यहाँ पे शो हो रही होती है। कोई 1099 में टैक्स कटा हुआ है तो यहाँ पे शो हो रही होती है। फिर इसी तरह अर्न इनकम टैक्स क्रेडिट आपका यहाँ पे आ जाता है। तो जो जो डॉक्यूमेंट आप ले डालते जाते हो उसके अकॉर्डिंगली ये डॉक्यूमेंट जो है ना ऑटोमेटिकली अमाउंट जो है उसके रिस्पेक्टिव हेड बॉक्स के अंदर वो पॉपुलेट कर देता है और आपकी टैक्स रिटर्न इस तरह ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है और यहाँ पे आपका रिफंड या पेबल आ जाता है। अगर रिफंड होता है तो ये आप अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन कर देते हो और इस अकाउंट नंबर के अंदर आपका आपका रिफंड आपको मिल जाता है। ठीक है, ये 1040 का छोटा सा रिव्यू करा दिया। इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट क्लास में 1040 के रिटर्न बनाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि सिंपल हम सैलरीड पर्सन के रिटर्न बनाएंगे और फिर हम देखेंगे कि किस तरह हर बॉक्स के अंदर उसकी अमाउंट कैसे कैसे लिंक होके पहुंच गई है और कैसे किसकी लायबिलिटी या उसका रिफंड बन गया है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये इसका एक छोटा सा रिव्यू दोबारा दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सारी बताई हुई कि आपकी इनकम आपकी डिडक्शंस बनने के बाद। अच्छा, अब ये 1040 की टाइप्स होती है। एक होता है सादा वर्जन 1040 का जो कि यूजली सारे लोग फाइल करते हैं। फिर जो सीनियर सिटीजन होते हैं जो कि एज 65 या अबव चले जाते हैं तो उनके लिए 1040 SR का फॉर्म बनता है। होता वो सेम ही है लेकिन उसमें जरा बड़े बड़े अल्फाबेट्स लिखे होती हैं, जरा थोड़ी ज्यादा, मतलब एक पेज पे ज्यादा डाटा नहीं होता, वो 3 से 4 पेजेस पे चला जाता है ताकि जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं वो आराम से उसको पढ़ सकें। फिर इसी तरह जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और यूएस में इनकम कमा रहे हैं और उनकी इनकम अगर टैक्सेबल है तो वो फिर 1040 NR यानी कि नॉन रेजिडेंट एलियन के तौर पे फाइल करते हैं। फिर इसी तरह अगर आपको कोई अमेंडमेंट करना पड़ गई है, फॉर एग्जाम्पल जी आपने W2 डाला था लेकिन K1 डालना भूल गए या कोई और इनकम डालना भूल गए तो आप फिर 1040X फाइल करते हो। या जिस तरह हुआ था कि जब लोगों को जो है वो क्रेडिट दिया गया था कोविड की वजह से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स क्रेडिट दिया गया था, तो वो जितने भी लोगों ने रिटर्न जो थी ना वो अपनी 2019-20 की रिवाइज की थी तो वो फिर उसमें वो क्रेडिट लिया था उन्होंने वापस। ठीक, कैसे बनता है ये भी इंशाल्लाह हम देखेंगे आगे। फिर इसी तरह अगर जो हम हाँ, फिर इसी तरह अगर आप एक्सटेंशन फाइल करते हैं तो आपको 4868 फॉर्म के थ्रू आप एक्सटेंशन फाइल करते हैं, वो आप चाहे मैनुअल भेज दें या आप ई फाइल के थ्रू सॉफ्टवेयर के थ्रू भेज देते हैं। ये उन्हीं का दोबारा रिपीट हो रहा है कि जी ये 1040 के बारे में जो भी मैंने बताया, 1040 SR के बारे में, 1040 NR के बारे में, 1040 X के बारे में। फिर इस जो 1040 होता है इसके अंदर मुख्तलिफ स्केजुअल्स आते हैं, जिसमें आपका पहले स्केजुअल ए होता है जिसके अंदर आपकी ये आइटमाइज डिडक्शन से सारा डेटा रिलेटेड जो है ना वो सारा स्केजुअल ए में जाता है। स्केजुअल बी में जो है आपकी अगर कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम आई होती है तो वो आपकी स्केजुअल बी में रिपोर्ट हो रही होती है। फिर इसी तरह अगर आप कोई बिजनेस कर रहे होते हैं तो वो आपकी स्केजुअल सी में रिपोर्ट होती है, जैसे आप फ्रीलांसर हैं या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठीक है, या सोल प्रोप्राइटर हैं। फिर इसी तरह अगर आपने कोई कैपिटल गेन लॉस लिया है तो वो स्केजुअल डी के अंदर रिपोर्ट हो रहा होता है। आपको खुद से ढूंढने की जरूरत नहीं है स्केजुअल ढूंढ के, आपको वो आपने बस सॉफ्टवेयर में एंटर करना होता है, वो खुद ही ऑटोमेटिकली आपको स्केजुअल बता देता है कि ये स्केजुअल में यहाँ पे आ। फिर इसी तरह अगर आप फार्मर हैं, फार्मिंग इनकम है तो वो आपके स्केजुअल एफ में जाती है। अगर आपकी रेंटल इनकम है या आपकी K1 से इनकम आ रही है तो आपकी स्केजुअल ई में जाती है। फिर इस तरह सेल्फ पेमेंट टैक्स अगर आप पे हिट हो रहा है तो उसके लिए स्केजुअल SE का फॉर्म पॉपुलेट हो जाता है। अगर आप चाइल्ड टैक्स क्रेडिट मिल रहा है आपको तो 8812 का फॉर्म हिट आपका क्रिएट हो जाता है। ये इंटरनल फॉर्म ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको W2 फॉर्म शेयर करता है। अगर आप इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठीक है, तो आपको 1099 मिलता है। अब 1099 की मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नॉन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आपको 1099 NEC मिलेगा, नॉन एम्प्लॉय कंपनसेशन। अगर आपको कोई रेंट आया है, कोई रॉयल्टी आई है, कोई प्राइज आया है, कोई, तो वो आपको जो है उसके लिए 1099 MISC यानी कि मिसलिनियस मिलता है।
अच्छा जी, अगर आपने फॉर एग्जांपल कहीं स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट किया था, वहां से कोई प्रॉफिट या लॉस आया है, तो आपको 1099 बी इशू किया जाता है। अगर आपको ने कोई अपना लोन माफ कराया है बैंक से, तो बैंक आपको 1099 सी कैंसिलेशन ऑफ डेट का फॉर्म इशू करता है। फिर इसी तरह अगर आपने को डिविडेंड मिला है, तो आपको 1099 DIV का फॉर्म इशू होता है। अगर आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट आई है, तो आपको 1099 G मिलता है। अगर आपने कोई इंटरेस्ट इनकम आई है, आपने कोई मतलब लोन दिया हुआ था, आपने कोई सेविंग बॉन्ड्स वगैरह लिए हुए थे, तो आपको 1099 INT मिलता है। फिर इसी तरह जो अमेजोन वाले लोग हैं, जो अमेजोन के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको 1099 K मिलता है। ये बेसिकली क्या होता है कि आपकी जितनी भी सेल प्रोसीड्स होती हैं, वो उसके ऊपर मेंशन होती हैं, यानी कि आप इससे कम इनकम अपनी रिपोर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, एक साहब है, वो अमेजोन के ऊपर काम कर रहे हैं, उन्होंने $1 लाख की सेल की है, लेकिन जब वो प्रॉफिट लॉस एंटर करते हैं, तो वो कहते हैं जी मैं तो 50 हजार की सेल की है, तो फौरन उनको नोटिस आ जाएगा कि भाई हमारे पास 1099 K जो कि पेपॉल ने या जो कि पेनियर ने हमें दिया है, वो तो हमें बता रहा है कि आपको 1 लाख की इनकम आई है, तो आप इधर से 50 हजार की इनकम बता रहे हो, तो वो फौरन आपको नोटिस दे देते हैं। फिर इसी तरह अगर आपने कोई रिटायरमेंट फंड में इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई IRA प्लान लिया हुआ है, तो वहां से आपको जब पैसे आपको मेच्योर होते हैं, तो आपको 1099 R का फॉर्म आता है। फिर इसी तरह अगर आपने कोई हाउस हेल्थ सेविंग अकाउंट खोला हुआ है, तो आपको 1099 SA मिलता है। अगर आप एज 55 से ऊपर चले गए हो, तो आपको SA 1099 मिलता है। तो अब आपका काम क्या है, आप सब ने क्या करना है कि ये जो एंड में मैंने आपको 1099 के नाम दिए हैं, मैंने आपके पास अब पूरा वीक है, आपने इसके सारे 1099 निकाल के आपने सर्च करके देखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, W 1099 NEC शुरू कर ले। ठीक है, 1099 NEC मैंने क्या किया, मैं गूगल पे गया, तो मैंने लिखा 1099 NEC, वो आपको खोल के दिखा देगा कि भाई ये है 10। इमेजेस पे चले जाएं, आपको 1099 NEC मिलती नजर आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये खोल लेते हैं, ये आपका आपके सामने आ गया 1099 NEC। ठीक है, ये इस तरह का होता है कि आपको नॉन प्राइस कंपोजिशन मिली है, इसमें 7-8 बॉक्सेस होते हैं। ठीक, फिर इसी तरह आपने चेक करना है कि अच्छा जी ये आपके से फेमिलियरिटी के होने के लिए कि ये किस तरह के फॉर्म्स होते हैं, या फिर आपने सब ये देख। फिर आपने जो है खोल लेना है 1099 MIC का, 1099 B का फॉर्म खोल के देखना है, 1099 C का फॉर्म खोल के, आपने सारे 1099 जितने भी है ना, ये आपने सारे खोल के देखने हैं, गूगल पे सर्च करके देखने कि इसकी शक्ल क्या होती है, इसमें कितने बॉक्सेस होते हैं। W2 भी बेशक आप खोल के देख लीजिएगा कि W2 कैसा होता है। वैसे हम थर्ड क्लास में W2 करेंगे, लेकिन आप फिर भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लीजिएगा कि W2 कैसा होता है, उसमें कितने बॉक्सेस हैं, उसमें बॉक्सेस में क्या क्या हेडिंग्स हैं, ताकि आपको चीज़ों से फेमिलियर होना शुरू हो जाए, ताकि ऑनवर्ड से हम एग्जाम्पल्स कर रहे हो और उसमें हम 1099 को लेके चल रहे हो, तो आपको चीज़ों से जब फेमिलियर होंगे, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उनको अंडरस्टैंड करने में। ताकि जब मैं वहाँ से अमाउंट उठा रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल के जी ये बॉक्स नंबर 1 से अमाउंट उठा के यहाँ लेके जा रहा हूँ, बॉक्स नंबर 2 से अमाउंट उठा के यहाँ लेके जा रहा हूँ, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। किसी का कोई सवाल हो तो कर सकता है, हैंड रेज करके कीजिएगा। जी जवाब चौधरी साहब। सर बस एक रिक्वेस्ट थी कि स्लाइड जैसे कल वाली आज मिली है, अब वाली अगर आप क्या जल्दी भेज देंगे तो जरा हम देख मैं लेंगे। भेज मैं भेज सर दूँ थैंक मैं यू। भेज सर क्लास के बाद भेज। थैंक यू सर थैंक यू। जी आदिल साहब, जी आदिल साहब। सर मेरा सवाल ये था कि आपने कहा कि ये हमें जरूरत नहीं है कि फॉर्म्स वगैरह का पता हो या इतनी डिटेल में हमें चीज़ों वगैरह का पता हो कि नहीं, शेड्यूल्स मैंने का आपको ये कहा, नहीं मैंने शेड्यूल्स आपको ये नहीं वगैरह। कहा, मैंने आपको ये कहा कि स्केड्यूल्स आपको अभी एट द इनिशियल स्टेज आपको उस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अभी आहिस्ता आहिस्ता इनके स्केड्यूल समझना शुरू होंगे, आप चीजें लिंक होना शुरू होंगी। लेकिन आपको यहाँ पे फायदा ये होता है कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि ये चीजें कौन सी चीज कहाँ पे जा रही है, और उसका लिंक कहाँ से बन रहा है, और वो कहाँ पे जाके हिट हो रही है। ठीक है, आप इसको यूं ना ले लीजिएगा कि जी हमें तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, बस सॉफ्टवेयर पे एंट्री की, उस तरह आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि बैक एंड के ऊपर वर्किंग कैसे हो रही है, प्रोसेस कैसे चल रहा है, रिटर्न कैसे क्रिएट हो रही है। लेकिन अभी इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि ये नई नई चीजें हैं, आप लोग परेशान हो रहे होते हैं, तो आपको थोड़ा सा एक बकअप करने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए मैं ये आपको कहता हूँ कि अभी आप परेशान नहीं हो।
कि इंशाल्लाह ऐसा ऐसा आप ये चीज़ें रिपीट होती जाएंगी, बार बार रिपीट होंगी। जब आप बार बार रिपीट होंगी तो आपकी उनसे फेमिलियरिटी बढ़ेगी और फिर आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगी। हाँ, ये नहीं है कि भाई आप स्केड्यूल 1 कैसे बनता है तो उसके अंदर डाटा कहाँ जाता है, वो इंशाल्लाह आपको सारा दिखाऊंगा मैं। अभी आप फिलहाल इसको परेशान नहीं होना, मैं मकसद मेरा ये कहने का है। बाकी वो जो जैसे वो था कल की क्लास में कि वो जो है स्लैब्स बनी हुई थी, तो स्लैब याद करने की जरूरत नहीं है आपको कि जी अगर 11,900 पे 10% करता है, उसके ऊपर 12% करता है, उससे ऊपर आगे, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको यूजुअली पता होनी चाहिए कि यार सिंगल की इतनी है, मैरिज जॉइंटली की इतनी है, हेड ऑफ हाउस होल्ड की इतनी है। उससे क्या होगा कि आपकी जब आप रिटर्न बना रहे होगे तो आपको पता होगा कि हाँ यार मैंने फिगर्स को किस तरह मैनिपुलेट कर रहा हूँ। जी ठीक हो गया सर। मेरा सवाल यही था ना कि जब हम लोग लाइक बना रहे होंगे ये रिटर्न वगैरह, तो हम हो सकता है कि सम टाइम हमें क्लाइंट ये सारी चीजें ना दे रहा हो, हम क्लाइंट से मांग रहे हो कि ये वाला आपका फॉर्म मिस है, या यूजुअली क्लाइंट सब कुछ चीजें खुद ही प्रोवाइड कर देता है। अच्छा, उसका तरीकाकार होता है, जब आप किसी क्लाइंट की रिटर्न बनाने लगते हैं तो आपको क्लाइंट के पास पास जब आप जाते हैं तो आप क्लाइंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। उस इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप क्लाइंट से कहते हैं कि आप हमें अपनी प्रीवियस टैक्स रिटर्न जो है ना 1-2 सालों की, वो हमें आप शेयर करते हैं। 3 साल की हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। फिर आप उन तीनों सालों की रिटर्न्स को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि उसकी इनकम कहाँ कहाँ से आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल W2 से इनकम आ रही है, 1099 से आ रही है, रेंटल इनकम आ रही है, उसको डिविडेंड्स आ रहे हैं, उसको इंटरेस्ट इनकम आ रही है। तो आप वो नोट कर लेते हो कि यार इस बंदे को पिछले 3 सालों में यहाँ यहाँ इन सोर्सेज से इनकम आई है, ये इन्फॉर्मेशन इसने दी है, इसके इतने बच्चे आए हैं, इसके सोशल सिक्योरिटी वगैरह ये वो सारा कुछ आप नोट कर लेते हो। फिर उसके बाद वो नोट आप कहाँ करते हो, वो नोट आप करते हो ऑर्गेनाइजर के ऊपर। एक ऑर्गेनाइजर होता है जो कि इंशाल्लाह मैं आपको भी आगे चल के दिखाऊंगा कि टैक्स ऑर्गेनाइजर वो क्या होता है। उसके ऊपर आप वो सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हो, नोट कर लेते हो, फिर उसके बाद आप क्लाइंट से मीटिंग करते हो कि जी हाँ, आपके मैंने टैक्स रिटर्न स्टडी की है, मैंने ये देखा है कि जी आपको W2 मिलता है, तो आपके पास अभी क्या क्या फॉर्म्स आप मुझे शेयर करें। वो बताएगा जी ये ले जी मेरा W2। अच्छा, फिर आप देखोगे यार इसने तो पिछले सालों में 1099 भी इशू लिया हुआ है, तो आपको कहा भाई आपके तो पिछले सालों में 1099 की इनकम भी आ रही है, तो क्या आपको कोई 1099 मिला है। वो कहेगा हाँ 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 जी मैं भूल गया, मैं आपको भी इशू मंगवा के देता हूँ, फिर आपको 1099 भी दे देगा। फिर आप देखोगे यार इस बंदे ने तो बच्चे जो है इसके तो पढ़ रहे हैं और इसको तो अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट मिला हुआ है, मतलब कि उसको पर जो तालीम पे जो खर्चा किया है उसके आगे उसको क्रेडिट मिला हुआ है। तो आप कहोगे कि भाई आपको कोई बच्चा जो है वो अभी भी पढ़ रहा है, वो कहेगा हाँ जी मेरा फलाना बेटा पढ़ रहा है। तो अच्छा, आपने पिछली साल आपको 1098T मिला था जिसके ऊपर आपने क्रेडिट क्लेम किया था $1,000 का, तो अभी इस साल का वो आपने मुझे शेयर नहीं किया। तो आपको मकसद ये है बताने का कि आप पहले रिटर्न को स्टडी करते हो, फिर क्लाइंट से मीटिंग करके उससे डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठे पूरे कराते हो। क्योंकि क्लाइंट वहां पे जो है ना वो बहुत ही क्यों कह लो पढ़ा लिखा जाहिल है। वो कहता है बस उसको बंदे को ना हवाओं में खुद ही समझ आ जाए, मुझे कुछ से कुछ ना करना पड़े। आपको उससे चीजें निकलवाना पड़ती हैं, मांगना पड़ती हैं और बार बार रिमाइंडर देना पड़ता है, तब जाके वो आपको डाटा पूरा देता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। जावेद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम वैसे सलाम। जी पूछना ये था कि ये एक रिटर्न जो है इंडिविजुअल का, ये टाइम कितना लेता है फाइलिंग में? डिपेंड करता है डाटा कितना है। W2 होगा तो 10 मिनट में हो जाएगी, हम्म, अगर 1099 भी होंगे तो शायद 15-20 मिनट में हो जाए। अगर उसके अंदर रेंटल इनकम भी है, उसके अंदर जो है वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी है उसके अंदर भी है, तो वो शायद घंटा ले जाए। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, वेलकम। GT3008 मोहसिन। अली हैदर भाई आप सवाल कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा ये सवाल है, जैसे आप ये बोल रहे हैं कि W2 जो है, फॉर एग्जांपल अगर किसी क्लाइंट ने हमें प्रोवाइड नहीं की, या हम्म मे बी ही हैज मल्टीपल W2, सो माय हम्म क्वेश्चन इज, क्या ये हमारे पास कोई ऑप्शन है रिप्रेजेंट अ क्लाइंट की, जहाँ से हम IRS के सिस्टम से हम उनका डाटा हम्म, निकाल सकें कि उनकी कितनी बिल्कुल है, W2 इशू हुई हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा। उसका तरीका ये होता है कि आप उनका IRS की वेबसाइट पे जाके लॉग इन करते हैं IDME के थ्रू। ID.me जो है ना उसकी ऑफिशियल एक होती है, उसके थ्रू आप उसका लॉग इन बनाते हैं। और आप वो लॉग इन करके वो लॉग इन करने के बाद आप वहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट जो है ना वो डाउनलोड करना। ट्रांसक्रिप्ट जो है ना वहाँ पे शो हो रहा होता है कि इस बंदे को W2 के अगेंस्ट में इनकम आई है, तो टोटल इनकम बता देता है आपको कि वही टोटल W2 के अगेंस्ट इतनी इनकम आई है। फिर वो जो आपको W2 देता है आप उससे मैच कर सकते हो।
कि हाँ भाई इसने W2 एक दिया है और टोटल इनकम मैच कर रही है तो फिर तो ओके। लेकिन अगर W2 उसने एक दिया है और टोटल इनकम ज्यादा आ रही है तो फिर आप उससे पूछोगे भाई कि आपने तो मुझे एक W2 दिया है, जबकि ट्रांसक्रिप्ट में आपकी ज्यादा अमाउंट हो रही है, तो फिर बाकी W2 किधर है? फिर वो आपको बाकी W2 भी शेयर करेगा। ये जो IRS का सिस्टम है ये हमें ऑटोफिल की ऑप्शन देता है, ऑटोफिल ऑटोफिल मतलब? बाय रिटर्न की, ऑटोफिल बाय नहीं रिटर्न। नहीं नहीं, वो आपको सिर्फ डेट इन्फॉर्मेशन देता है कि आपके कोई पिछले नोटिस हैं तो वो आ रहे होंगे, पिछली जो टैक्स रिटर्न आपने फाइल की है उसके ट्रांसक्रिप्ट आप डाउनलोड कर सकते हो, या जो टैक्स रिटर्न अभी फाइल करनी है उसकी ट्रांसक्रिप्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। जो इन्फॉर्मेशन उसके पास अपलोड हुई हुई है वो आपको बताएगा। वहाँ पे टैक्स रिटर्न नहीं शो हो रही होती, वहाँ पे आप कोई टैक्स रिटर्न डाउनलोड नहीं कर सकते, ना प्रीवियस ना कोई आगे। ऑलराइट, थैंक यू। नईम साहब, नईम रहमान साहब। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि जो सॉफ्टवेयर आप कह रहे हैं कि जहाँ पे ये सारे फॉर्म जो है वो ऑटो कैलकुलेशन होगी या उसमें डेटा जो है ना पॉपुलेट होगा, तो ये सॉफ्टवेयर IRS पे अवेलेबल होगा या कोई और सॉफ्टवेयर है ये? ये वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो होते हैं थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। वहाँ पे एक सिंगल सॉफ्टवेयर नहीं होता। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे डाटा सिक्योरिटी को बड़ा प्रायोरिटी दी जाती है। जिस तरह पाकिस्तान में आपने सुना होगा जी कि जी IRS का डाटा लीक हो गया तो FBI का डाटा लीक हो गया, तो वहाँ पे तो ऐसा नहीं को बता। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें इंटुइट हो गया, टर्बोटेक्स हो गया, आपका टेक्सवाइज हो गया, आपका CCH हो गया, आपका ये ड्रेक हो गया, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर है वहाँ। तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो सिर्फ आपकी हद तक ही आपका डाटा आपको शो करते हैं, उसके अलावा वो किसी का डाटा शो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल एक साहब ने एक रिटर्न बनाई इंटुइट के ऊपर, अगली रिटर्न वो ड्रेक में बना रहे, तो ड्रेक उसकी पिछली रिटर्न का कोई डाटा रिट्रीव नहीं कर सकता। हाँ, इंटुइट पे अगर आप रिटर्न दोबारा बना रहे हो और उसी लॉगिन से बनाओगे तो वो पिछला डाटा रिट्रीव कर सकता है, लेकिन अगर आप किसी नए लॉगिन से बना रहे हो तो वो डाटा पिछला भी रिट्रीव नहीं करेगा आपको। ताकि तो खुदा वो ना खास्ता अगर किसी का कोई ब्रीच को सॉफ्टवेयर हो जाए, किसी की इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए, कोई सॉफ्टवेयर पासवर्ड किसी के पास लीक हो जाए, तो वो सिर्फ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही ब्रीच होगी, सारों की इन्फॉर्मेशन ब्रीच नहीं होगी। तो हमें ये परचेज करना होंगे अभी साथ साथ क्लास के, या नहीं, मतलब ये आपको फ्री? आपको नहीं नहीं, आपको फ्री सॉफ्टवेयर जो है ना वो कैसे लेना है, उसका उसको लॉगिन, फ्री सॉफ्टवेयर पे लॉगिन कैसे बनाना है, वो इंशाल्लाह हम कल की नेक्स्ट क्लास जो है मंडे, जो भी नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें इंशाल्लाह हम देखेंगे। राइट सर, थैंक यू। और एक मेरा दूसरा क्वेश्चन है सर, ये जो PPT आप शेयर कर रहे हैं ये किसी ग्रुप में आ रही है, ये कहाँ से मिल सकती है? व्हाट्सएप ग्रुप में आ रही है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आती है, आपको आपके कोऑर्डिनेटर ने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं किया आपको? एक्चुअली 3 व्हाट्सएप ग्रुप हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे PPT मैंने तो मैंने कल जो PPT शेयर की थी आपके उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जो है ना उसको करेंगे। ये मैं इसको दोबारा टैग कर रहा हूँ, ये लीजिए मैंने इसको टैग किया, अब आप देखें आपको मैसेज आया। जी सर, ये बैच US टैक्सेशन बैच 14 बस ये है आपका 2025। ऑफिशियल ग्रुप। बाकी मुझे बाकी ग्रुप का मुझे नहीं पता, लेकिन आप मेरे जो आपसे कोऑर्डिनेशन होगी वो इस ग्रुप गॉट के इट, अंदर होगी। गॉट इट, थैंक यू सर। ठीक जी। असगर अशरफ साहब। सर वालेकुम सर सलाम। मैं सर ये जो आपकी ये स्लाइड्स हैं ये PDF में हमें मिलेंगे सर? आपको स्लाइड्स कल की मैंने PDF में शेयर की है, जिस तरह वो उस तरह की आज वाली भी आपको इंशाल्लाह मिलेगी। आप ग्रुप में अच्छा, ऐड नहीं? जी मैं ऐड हूँ सर, वही जो अभी मैंने बैच अभी 14 है। अभी मैंने टैग की है, अभी मैंने टैग किया आपको स्लाइड के ऊपर, देखिए चेक जी जी करें वो कल की स्लाइड आपको। जी जी, जी सर वो मैंने अभी देखी है, मैंने अभी देखी ठीक है, लास्ट लेक्चर की आ गई है। ठीक है, आज की तरह आपको भी क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको ये वाली भी शेयर चलो, थैंक यू सर, थैंक यू। करूँ। हाँ GT3 मोहसिन भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। सर फॉर्म वालेकुम 940 के सलाम। बारे में जरा प्लीज बता दीजिए। फॉर्म 940? जी 940। 940 में खाते ट्रस्ट का होता है, ट्रस्ट या स्टेट का फॉर्म होता है। एक सेकंड, आपको मैंने बताया ना आपने गूगल से दोस्ती कर लेनी, जो चीज इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आपने गूगल में जाके करना। अच्छा सॉरी सॉरी, 940 ये वो है पेरोल का फॉर्म है ये, जो आपका ये 940 और 941 दो फॉर्म होते हैं। मेरा भी दिमाग इस टाइम ना बेसिकली हम लोग मैं आप यकीन करें मैं 24 आवर्स से जाग रहा हूँ, मैं सोया नहीं हूँ, और अभी मैं फिर जॉब पे हूँ, और अभी मैं सुबह, अभी मुझे नहीं पता मैं किस टाइम वापस आऊंगा, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा दिमाग इस टाइम बाद हुआ हुआ है, इसके लिए माजरत। 9 मैं भी कंफ्यूज हो गया था, वो 990 होता है फॉर्म, 940 को मिस कर गया था। अच्छा
940 और 941 दो फॉर्म्स होते हैं जो कि आप फेडरल में फाइल करते हैं पेरोल के अंदर। ये इंशाल्लाह हम जब पेरोल की क्लासेस करेंगे उसमें हम देखेंगे। 941 फॉर्म जो होता है उसमें सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर आपने जितना अपने एम्प्लॉयज का विथहोल्ड किया होता है वो आप सारा जमा कराते हो IRS को, और उसकी आप फाइलिंग करते हो। जिस तरह अगर आप पाकिस्तान में अगर आपने कभी टैक्स रिटर्न फाइल किए हो तो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको समझाने के लिए मिलता जुलता सेक्शन 165 की रिटर्न आप समझ, ठीक है। आपने देखी कभी सेक्शन 165 की रिटर्न आप कैसे करते हैं पाकिस्तान में? जी जी सर, देखिए थी सर। बस इसी तरह वो होता है कि आपने जब पूरे साल में जितनी भी उनकी विदहोल्डिंग और की होती है ना, उसी तरह आप पूरे क्वार्टर में, अब जैसे अभी ये जो है सितंबर क्वार्टर एंड होगा तो आपका अक्टूबर के 31 अक्टूबर तक आपने इस सितंबर वाले क्वार्टर को जो एंड हो रहा है उसकी फाइलिंग करनी है। तो जितनी भी विदहोल्डिंग आपने विदहोल्डिंग टैक्स के मद में, सोशल सिक्योरिटी के मद में और मेडिकेयर के मद में की होती है और जमा करा दी होती है, उसकी आप फाइलिंग करते हो कि भाई ये इतने एम्प्लॉइज थे, उनको इतनी सैलरी दी, उनका इतना विदहोल्डिंग टैक्स काटा, उनका इतना सोशल सिक्योरिटी बनता था, इतना जमा करा दिया, इतना बकाया है, या इतना जमा ज्यादा करा दिया है, इतना मेडिकेयर बनता था, इतना जमा करा दिया, इतना बकाया है, या इतना ज्यादा रहता है। और आप उसकी एक पूरा वो फॉर्म फाइल कर देते हो। अगर आपने ज्यादा जमा कर अनएम्प्लॉयमेंट, ये होता है बेसिकली कि आप पर एम्प्लॉय जो है ना, जो उसको पहले 7,000 आप पे करते हो। आप मतलब फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को आप साल में 20,000 पे कर रहे हो, तो उसको जो फर्स्ट 7,000 आप पे करोगे ना, उसके ऊपर एम्प्लॉयर का काम ये होता है, एम्प्लॉय नहीं देता, एम्प्लॉयर का काम ये होता है कि उसके ऊपर वो 6% टैक्स जो है ना अपनी जेब से उस एम्प्लॉयर के नाम पे जमा करता है। फॉर एग्जाम्पल उसके 10 एम्प्लॉयज थे, तो वो हर एम्प्लॉय का अगर पहले जो 7,000 पे जो है ना उसको 6% काट के वो जो भी टैक्स बनता होगा 6% के ऊपर जितनी सैलरी उनको दी है फर्स्ट 7,000 तक मैक्सिमम, अगर 5,000 दी है तो 5,000 के ऊपर काटेगा, 10,000 दी है तो सिर्फ 7,000 पे काटेगा, तो वो जमा कराएगा 940 का, वो पूरे साल में वो कराता है। लेकिन अगर स्टेट भी अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स चार्ज करती है तो फिर उस सूरत में वो 6% नहीं, वो 0.6% जमा कराता है, यानी कि 7,000 के ऊपर $42। वैसे 7,000 के ऊपर $20 जमा कराता है पर एम्प्लॉय, लेकिन अगर स्टेट भी आपसे अनएम्प्लॉयमेंट चार्ज कर रही हो तो फिर आप जो है पर एम्प्लॉय फर्स्ट 7,000 के ऊपर 0.6% यानी कि 7,000 के ऊपर $42 पर एम्प्लॉय जमा कराता है और उसकी आप फाइलिंग कर देते। ठीक है, थैंक यू ठीक सो हो मच गया? सर। जज़ाकल्लाह सर। इंशाल्लाह हम पेरोल में इन डिटेल पढ़ेंगे अभी, ये तो अभी सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए मैंने बता दिया। ये पेरोल में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी 941 की फाइलिंग कैसे होती है, उसका फॉर्म क्या होता है, ये सारा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 941 का फॉर्म है। ये फॉर्म फिल कैसे होता है, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करते हैं हम, ये सारा लिखा होता है। ये जी कितने एम्प्लॉइज थे साल में, कौन सा क्वार्टर फाइल कर रहे हैं, जैसे भी हम ये क्वार्टर फाइल करेंगे, एम्प्लॉय का नाम, उसकी डिटेल वगैरह आ जाएगी, कितनी सैलरियाँ दी हमने, कितना टैक्स काटा, सोशल सिक्योरिटी कितनी बनती थी, मेडिकेयर कितना बनता था, कितना टैक्स जमा करा दिया, कितना जमा कराना बाकी है, और ये क्वार्टर में कितनी कितनी पेमेंट्स हमने जमा कराई हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर आ रही है। इसी तरह आपका 940 का फॉर्म होता है। ये आपका 940 का फॉर्म है, कितने एम्प्लॉइज से कितना जमा कराया, कितनी, ये देखिए फर्स्ट 7,000 के ऊपर ये लिखा हुआ है बॉक्स नंबर 5 लाइन 5 में, ठीक है। 7,000 तक कितनी अमाउंट बनती थी, उसका अमाउंट कितनी बनती थी, आपने कितना टैक्स काटा, कितना जमा कराया, 0.06 काटना है या 0.6 काटना है, वो अकॉर्डिंगली देखा जाता है। और फिर आप हिसाब से पैसे जमा करा के आप उनको ई फाइल कर देते हो। और किसी भाई का सवाल कोई? चलिए भाइयों, आज के लिए फिर मुझे इतना ही इजाजत दीजिएगा। मुझे अभी फिर वापस जॉब पे जाना है, मेरी तो इस टाइम सही हालत खराब हुई पड़ी है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम W2 की एक रिटर्न फाइल करेंगे, सैलरीड पर्सन की, एक सैलरीड पर्सन हो तो उसकी रिटर्न कैसे बनती है वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना और अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।